एल्कीन्स हमारे पास इज अनदर फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें जो है ना जैसे एल्केन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, तो एल्कीन्स हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन। जैसे एल्केन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, इनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अच्छा, एल्केन्स का जैसे जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। अब देखो, एल्कीन होने के लिए जरूरी है कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने के लिए दो कार्बन एटम्स का होना जरूरी है ना। एक कार्बन एटम तो आपस में डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, मतलब देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू कार्बन एटम टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड। तो जो पहला एल्कीन हमारे पास स्टार्ट होता है ना, वो वन कार्बन एटम वाला एल्कीन नहीं होता, वन कार्बन एटम वाला एल्केन होता है। लेकिन वन कार्बन एटम वाला एल्कीन हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मीथीन नाम एल्कीन स्टार्ट होता है एल्कीन फ्रॉम टू कार्बन एटम। तो पहला एल्कीन होता है ईथ, मीन्स टू कार्बन एटम, और इसका जो फैमिली नेम है वो ईन है। इसके साथ क्या आ जाता है, ईथ, ईन, दिस इज इथीन। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मीथीन नाम की कोई चीज नहीं होती है। देयर इज नो एल्कीन विद ओनली वन कार्बन एटम, एल्कीन स्टार्ट्स फ्रॉम टू कार्बन एटम। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। एन की जगह पे हम इथीन का फॉर्मूला बनाने के लिए एन की जगह पे हम टू रखेंगे। जैसे ये है ना CnH2n, तो एन की जगह पे जब हम टू रखेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, N is 2, एन हाइड्रोजन इज, एन की जगह पे जब टू रखेंगे तो टू टू सा फोर। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा इथीन का C2H4। राइट, बात समझ आई ये वाली। ठीक। और अगर एल्कीन का डिस्प्लेट फॉर्मूला पूछे, डिस्प्लेट फॉर्मूला इज द फॉर्मूला व्हिच शोस ऑल द एटम्स बिटवीन ऑल द, which show all the bonds between all the atoms in a molecule. So we have two carbon atoms, double bonded carbon atoms like this. तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बनाना जरूरी है। डबल बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड बनाएंगे तो उसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं। अब दो कार्बन एटम आपस में एक और बॉन्ड बनाएंगे, वही दो कार्बन एटम, तो वो डबल बॉन्ड कहलाएगा। ये जो लेफ्ट वाला कार्बन एटम है, इसके दो बॉन्ड बन गए ना ऑलरेडी। अब इसके कार्बन ने चार बॉन्ड बनाने होते हैं, तो दो हाइड्रोजन और लगेंगे इसके साथ। इसी तरह जो राइट वाला कार्बन है उसके साथ भी दो हाइड्रोजन लगेंगे। स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसका हम लोग इस तरह से बनाएंगे। फर्स्ट वन है CH2, और दूसरे कार्बन के साथ भी दो का हाइड्रोजन है CH2। अगर हम डबल बॉन्ड नहीं शो करना चाह रहे बीच में, तो हम सिर्फ CH2 भी लिख सकते हैं। तो कार्बन के दोनों कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन है, तो दिस सजेस्ट के दीज टू कार्बन एटम मस्ट बी मेकिंग डबल बॉन्ड्स बिटवीन देम, क्योंकि चार बॉन्ड तो दोनों पूरे होने हैं ना दोनों कार्बन के। और इथीन जो है वो रूम टेम्परेचर पे गैस होती है, स्टेट उसकी। इसी तरह अब हम बनाते हैं दो कार्बन एटम वाला, तीन कार्बन एटम वाला एल्कीन। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, तीन कार्बन एटम को हम कहते हैं प्रोप। एंड एज दिस इज एन एल्कीन, तो इसके साथ हम लगा देंगे इन, दिस इज प्रोपीन। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम थ्री होंगे, तो एन की जगह पे हम थ्री रखेंगे। अब देखो ये जनरल फॉर्मूला है ना CnH2n। जब इसमें हम एन की जगह पे दोनों जगह पे थ्री रखेंगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C3, एंड टू थ्री जा सिक्स, C3H6। इसका जो डिस्क्रीट फॉर्मूला बनाएंगे, किसी दो कार्बन एटम के बीच में हमने डबल बॉन्ड दिखाना है, बस किसी दो कार्बन एटम के बीच में।
तो जो फर्स्ट कार्बन एटम है उसके दो बॉन्ड बने हुए हैं तो उसके साथ दो हाइड्रोजन आएंगे। सेकंड कार्बन एटम उसके ऑलरेडी देखो तीन बॉन्ड बन चुके हैं ना, लेफ्ट कार्बन एटम के साथ दो कोवलेंट बॉन्ड है और राइट के साथ एक बॉन्ड है, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन और आएगा। और जो राइट मोस्ट वाला कार्बन एटम है उसके एक बॉन्ड बना हुआ है तो इसके तीन बॉन्ड और बनना है तो इसके साथ तीन हाइड्रोजन आएंगे। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखेंगे तो इट वुड बी CH2, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH एंड CH3, इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर अगर हम कार्बन कार्बन बॉन्ड ना शो करना चाहें तो CH2 CH एंड CH3। क्लियर है यहाँ तक? जी जी सर। ओके, मूविंग ऑन। इसके बाद जो हमारे पास एल्कीन आएगा उसका नाम क्या होगा? फोर कार्बन एटम वाला इज ब्यूट, और क्योंकि ये एल्कीन है तो सरनेम इज ईन, एन इसमें होगा फोर, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा एन की जगह फोर रखेंगे तो C4H8। इन चार कार्बन में से किसी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दो, जरूरी नहीं है कि पहले दो कार्बन के बीच में बनाओ, दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में भी बन सकता है डबल बॉन्ड। अभी फिलहाल मैंने फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसका इस तरह से दिखेगा, CH2 CH CH2 एंड CH3, और you can also write CH2 CH CH2 CH3। Propene is also gas at room temperature, butene is also gas at room temperature। पेंटीन जो होता है ना, जब भी हम बनाएंगे पांच कार्बन एटम वाला, वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। पेंटीन, पेंट is for five carbon atom, ene is for double carbon carbon double bond। इसमें 5n की वैल्यू होगी तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? C5H12 टू सॉरी C5H10, 2 5 10। इन पांच कार्बन एटम में से किसी दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड बना दो। फर्स्ट कार्बन एटम विल हैव वन टू हाइड्रोजन एटम, सेकंड कार्बन क्योंकि उसके तीन बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, डबल बॉन्ड विद दी फर्स्ट कार्बन एटम एंड दी सिंगल बॉन्ड विद दी थर्ड कार्बन एटम, तो एक हाइड्रोजन आएगा उस पर। थर्ड कार्बन एटम will have two hydrogen atoms, fourth carbon atom will have two hydrogen atoms, and last carbon atom will have three hydrogen atoms। तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है CH2 CH CH2 CH2 CH3। या तो ऐसे लिख दो, या बॉन्ड ना शो करना चाहो बिटवीन कार्बन भी, इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपको दोनों तरीके आने चाहिए, दोनों तरीकों से लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में। क्लियर है यहाँ तक? कॉपी कर लिया है सबने? आगे बढ़े। गाइस डन, आगे बढ़े। जी सर। नेक्स्ट इज आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स। अच्छा, एल्कीन्स की वही होमोलोगस सीरीज वगैरह पहले चलो देख लेते हैं। तो एल्कीन्स में भी वही वाला है जो एल्केन्स में था कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सॉरी कंपाउंड या मेंबर्स
of a homologous series have same chemical properties, same general formula, but their physical properties varies or changes gradually down the series. इसी तरह alkenes do not dissolve into water. वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं ये, या अनरिएक्टिव लाइक एल्केन्स। जैसे एल्केन्स वाटर एसिड और अल्कली के साथ रिएक्ट नहीं करते, एल्कीन्स भी रिएक्ट नहीं करते। अच्छा, जनरल फॉर्मूला एल्कीन्स का CnH2n। अच्छा, डाउन द सीरीज इनकी मॉलिक्यूलर इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज intermolecular forces become more stronger due to increase in molecular mass। सेम एग्जैक्ट रीजन जो एल्केन्स के लिए था वही एल्कीन्स के लिए भी है। डाउन द सीरीज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, इसके अलावा उनकी विस्कोसिटी इंक्रीज होती है जैसे एल्केन्स की होती है, डेंसिटी इंक्रीज होती है जैसे एल्केन्स की होती है, एंड फ्लेमेबिलिटी एबिलिटी टू बर्न डिक्रीज होता है जैसे एल्केन्स का होता है। सही। आगे बढ़े। यस सर। आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन वही है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structure formula। जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूटीन के आइसोमर बना के देखते हैं पहले ना। ब्यूटीन का फॉर्मूला होता है C4H8।
जस्ट 4 कार्बन एटम्स। देखो, एक आइसोमर इसका ऐसे बन सकता है कि हम ना फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दें। तो ये एक आइसोमर है। और एक आइसोमर ब्यूटीन का ऐसे भी बन सकता है, मतलब वो डिफरेंट आइसोमर होगा कि अगर हम सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाएं, तो जो फर्स्ट वाला एल्कीन है उसका, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए जो फर्स्ट वाला एल्कीन है उसका जो नाम होगा दैट इज ब्यूट 1 ई। हम ऐसे ना ब्यूट लिख के, मतलब 4 कार्बन एटम, ब्यूट रिप्रेजेंट्स 4 कार्बन एटम, डैश 1 डैश इन, इन रिप्रेजेंट्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्कीन का होता है ना आखिर का इन, दिस रिप्रेजेंट्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और 1 इन मीन्स के फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो दिस इज ब्यूट 1 ई। एंड द अदर आइसोमर, आइसोमर तो है ना दोनों, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का C4H8 ही है, काउंट कर लो बेशक। 4 कार्बन है दूसरे वाले में भी, और 8 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका जो हम नाम लेंगे दैट इज ब्यूट, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो दिस इज ब्यूट 2 ई। देखिए, समझ आई ये बात की नाम याद रखना है आपको, बनाना नहीं सीखने नाम, मतलब और किसी और कंपाउंड का नहीं कहेगा, लेकिन इन दोनों का याद रखना है। अच्छा, इसी तरह ब्यूटीन का एक और आइसोमर है। अगर मैं 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगूं जैसे ब्यूटेन के बनाए थे, तो एक कार्बन ब्रांच में लगा दें लाइक दिस, और हाइड्रोजन जो है मैं इस तरह से साथ लिख रहा हूँ। अच्छा, बीच वाले कार्बन पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, 4 बॉन्ड बने हुए हैं। तो इसको जो है ना, इसका नाम अच्छा हम कैसे लेते हैं, जैसे इसमें ये है 3 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन, और ये जो नीचे CH3 लगा हुआ है ना, अब देखो जो CH4 होता है उसको हम मीथेन कहते हैं। लेकिन अगर मैं इस CH4 में से एक हाइड्रोजन को कम कर दूं, CH3 कर दूं, तो हम इसको कहेंगे मिथाइल। सिमिलरली जो C2H6 है, इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन को कम कर दूं, तो इसको हम कहेंगे इथाइल। फिलहाल ये CH3 नीचे लगा हुआ है ब्रांच में, ब्रांच कहते हैं इसको, नीचे जो साइड में लगा हुआ है, तो दिस इज मिथाइल। इस बेसिकली जो ये वाला जो मैंने आइसोमर बनाया ना, इसका जो नाम होता है वो होता है मिथाइल, जो नीचे वाला कार्बन है, और 3 कार्बन ऊपर स्ट्रेट चेन में है तो इसको हम कहते हैं मिथाइल प्रोपीन। दिस इज मिथाइल प्रोपीन। सही है, समझ आई बात। ये तीनों आइसोमर के नाम भी याद रखना है, स्पेशली ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन का। चले आगे बढ़े। जी अच्छा, रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स
जैसे एल्केन के रिएक्शन थे, तो एल्कीन का पहला रिएक्शन है कंबशन रिएक्शन, जैसे एल्केन्स में था एग्जैक्टली वैसा ही है। बैलेंसिंग भी वैसे ही करेंगे। कंबशन अगेन इसमें भी दो तरह की होगी। कंप्लीट कंबशन एंड इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, और इनकम्प्लीट कंबशन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में। तो इक्वेशन हमें कंप्लीट कंबशन की ही बनानी होगी सिर्फ। लेट्स से हमारे पास इथीन है C2H4, इथीन ऑक्सीजन के साथ बर्न करो, इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बैलेंसिंग वैसे ही होगी, कार्बन 2 है तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2 बन जाएंगे, लेफ्ट पे हाइड्रोजन 4 है तो हाफ ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, इट इज 4 डिवाइड बाय 2 इज 2। राइट साइड पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो गए 2 2 जा 4, और वाटर की वजह से 2 1 जा 2, तो 4 + 2 6। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के साथ 6 डिवाइडेड बाय 2 3। याद आ गया। जैसे ये एल्कीन है C8H18 ऑक्टीन, ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पे 8 कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स 8 हो जाएंगे, 18 हाइड्रोजन है तो 18 डिवाइडेड बाय 2 इज 9, 9 मोल्स ऑफ वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो ऑक्सीजन है 8 2 जा 16, और वाटर की वजह से 9 1 जा 9, तो 16 + 9 इज 25। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के साथ 25/2 लिख देंगे, या डेसिमल में 12.5 लिख देंगे। क्लियर है। आगे बढ़े। जी सर। अच्छा, एल्कीन्स के एक और टाइप ऑफ रिएक्शन है, उसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। अच्छा, एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स हमारे पास एग्जांपल्स में ना तीन चार तरह के रिएक्शंस हैं। इसमें से पहला है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, जिसको हम हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास कोई एल्कीन है जैसे कि इथीन है C2H4, इसको हमने हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाया विच इज H2 गैस। तो प्रोडक्ट में ये जो इथीन है ना, ये इथेन बन जाएगा C2H6, और कोई और प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मतलब ये इथीन था, इथीन से इथेन बन गया, हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस ली। और इस रिएक्शन करवाने के लिए इस रिएक्शन की कुछ रिएक्शन कंडीशंस भी होती है। मतलब इसको हमें ना, रिएक्शन कंडीशंस इसकी क्या है कि हीट करना पड़ेगा एल्कीन को विद हाइड्रोजन गैस एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 180 से 200 डिग्री सेल्सियस। और साथ में कैटलिस्ट भी लेते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। रिवर्सेबल रिएक्शन में देखा था हमने। इसमें जो हम कैटलिस्ट लेते हैं हाइड्रोजनेशन के लिए, वो लेते हैं निकल, निकल मेटल, Ni, ट्रांजिशन मेटल है। जैसे इथीन है ना, इथीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। इससे जब हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट करवाएंगे तो H2 का जो मॉलिक्यूल है ना, उसमें हाइड्रोजन एटम्स के बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा हाइड्रोजन एटम का, और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, उसमें से एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा। तो दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो गई है, और इन दोनों कार्बन पे जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है ये ब्रेक होगा। दो हाइड्रोजन एटम अलग होंगे और दोनों हाइड्रोजन एक एक कार्बन पे लग जाएंगे आगे।
तो ये इथीन से बन गया इथेन। इसके अलावा और कोई इसमें प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बस एक ही प्रोडक्ट बनेगा। सही है। जी सर। ये बात जरूर लिख लेना। इन एडिशन रिएक्शन ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है कि इथीन के साथ ही हो, प्रोपीन के साथ भी हो सकता है। जैसे अगर हमारे पास C3H6 है, दैट इज प्रोपीन। प्रोपीन को हम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये बन जाएगा C3H8 प्रोपेन। एल्कीन से क्या बन गया? एल्केन। अभी इस तरह से अगर हमारे पास प्रोपीन का मॉलिक्यूल है, इसमें एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जब रिएक्ट होगा हाइड्रोजन गैस के साथ तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, तो हाइड्रोजन एटम अलग होंगे, और प्रोपीन मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड खत्म होगा, तो दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री होगी, तो उसके साथ एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा। तो ये क्या बन गया? प्रोपीन से प्रोपेन। हीट करेंगे ना जब एरिया, और कैटलिस्ट डालने की वजह से खत्म होगा। सही है। अच्छा, इसके अलावा, अच्छा ये रिएक्शन ना हम लोग मार्जरीन मेकिंग के लिए करवाते हैं। देखो, हमारे पास एल्कीन से क्या बना? एल्केन। एल्कीन जो है ना, वो हमारा क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एल्केन हमारा क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अगर फॉर एग्जांपल ऐसा कोई एल्कीन मॉलिक्यूल है हमारे पास जिसमें एक से ज्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जैसे वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं ना, कुकिंग ऑयल जो होते हैं, वो इस तरह के कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, और जिनमें एक से ज्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, मतलब बहुत सारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं कुकिंग ऑयल में। अगर इस कुकिंग ऑयल को मैं हाइड्रोजन गैस के साथ हीट करूं, तो इसमें से, मतलब इतना हीट नहीं करेंगे सारे के सारे डबल बॉन्ड खत्म हो जाएं, लेकिन लेट से कुछ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर हम खत्म कर दें, हाइड्रोजन लगा दें उसकी जगह पे, तो वो जो वेजिटेबल ऑयल का स्टेट है ना, वो चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा? कि इसमें कुछ डबल बॉन्ड खत्म हुए ना, तो वो लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा। तो पहले ना इसको हम कहते थे मैनी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, तो मैनी अनसैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड। पॉली मींस मैनी, मैनी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब उसमें कुछ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड खत्म हो गए, तो ये जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनता है ना, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सॉलिड बन जाता है, तो इसको हम कहते हैं मार्जरीन। वो जो हम ब्लू बैंड का जो बटर है ना, वो बटर नहीं है बेसिकली, वो मार्जरीन है। बटर तो मिल्क से बनता है, मार्जरीन हम वेजिटेबल ऑयल से बना रहे हैं। ठीक है, फर्क है। देखने में बटर जैसा है वो, लेकिन वो है नहीं बटर। टेस्ट में बटर जैसा है, बट वो अलग चीज है। वो बना हुआ है एल्कीन से, इसलिए मार्जरीन में अभी भी कुछ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये वाली जो फैट्स है ना, प्लांट फैट्स, ये कहलाती है अनसैचुरेटेड फैट। और जो एनिमल फैट है, जो मिल्क से या मीट से बनता है, वो सैचुरेटेड फैट कहलाती है, जो कि ज्यादा हार्मफुल होती है।
चले आगे बढ़े। जी सर। अच्छा, इसी तरह एल्कीन का एक रिएक्शन हमारे पास और होता है, वो है ब्रोमीन के साथ, Br2। अब इसमें ना, अब ब्रोमीन, हम लोग ब्रोमीन लिक्विड भी ले सकते हैं और ब्रोमीन एक्वस ब्रोमीन भी ले सकते हैं। अब क्या फर्क है इसमें ब्रोमीन लिक्विड में और एक्वस ब्रोमीन में? देखो, जो ब्रोमीन लिक्विड होता है वो प्योर ब्रोमीन है, ये रेड ब्राउन कलर का होता है। एक्वस ब्रोमीन, इसको हम ब्रोमीन वाटर भी कहते हैं। और ये जो होता है ना, वो ऑरेंज कलर का होता है, मतलब इसे पानी भी है, पानी में डिजोल्व है ब्रोमीन। इस रिएक्शन को हम कहते हैं ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन। जैसे ऊपर वाला हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स था, यह है ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन्स। जैसे हमारे पास एल्कीन है C2H4, इसको हमने Br2 ब्रोमीन लिक्विड से रिएक्ट करवाया। क्या होगा, ये जो हमारे पास इथीन है उसमें डबल बॉन्ड खत्म होगा, कार्बन कार्बन, और दो ब्रोमीन उस डबल बॉन्ड में आके लग जाएंगे, तो C2H4Br2 ये बन जाएगा। इसको हम कहते हैं ब्रोमो इथेन। अच्छा देखो, ये जो हमारे पास इथीन है, ये इस तरह से है ना इसका स्ट्रक्चर। इसमें जब आप ब्रोमीन डालोगे तो ब्रोमीन बॉन्ड टूटेगा, ब्रोमीन लिक्विड खत्म हो जाएगा। और जब ब्रोमीन लिक्विड खत्म हो जाएगा तो ब्रोमीन का कलर भी खत्म हो जाएगा, राइट? क्योंकि दोनों ब्रोमीन एटम अलग अलग होकर कार्बन पे लग गए, तो इसको हम कहते हैं ब्रोमीन डीकलराइजेस। ब्रोमीन डीकलराइज हो गई या ब्रोमीन डीकलराइजेस, रेड ब्राउन से कलरलेस हो गई। और ये जो प्रोडक्ट बना, इसमें देखो एक ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन पे लगी है, एक ब्रोमीन सेकंड कार्बन पे लगी है। तो अक्सर इसका नाम ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, 1,2 डाई ब्रोमो। डाई मीन्स टू, और ब्रोमो मीन्स ब्रोमीन, तो डाई ब्रोमो, और दो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन गए ना उनके बीच में, तो डाई ब्रोमो इथेन। तो इथीन से डाई ब्रोमो इथेन बन गया ये। अच्छा, ये रिएक्शन जो है ना, वो एज अ टेस्ट फॉर एल्कीन्स भी यूज होता है। टेस्ट फॉर एल्कीन्स क्यों यूज होता है? क्योंकि देखो, जब एल्कीन होगा और अब इसमें आप ब्रोमीन डालोगे तो ब्रोमीन डीकलराइज हो जाएगी। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, इस एक टेस्ट ट्यूब में हमारे पास कोई एल्केन है, जैसे प्रोपेन हो गया, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में एल्कीन है, जैसे प्रोपीन हो गया। अब दोनों कलरलेस गैस है, दोनों ही नहीं दिखेंगी हमें। अगर चलो कोई बड़ा एल्केन ले लेते हैं जो लिक्विड हो, ताकि थोड़ा आसानी से समझ आए। जैसे पहले हम ले लेते हैं पेंटेन। अब पेंटेन में कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन पेंटीन जो है ना, उसमें एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। अच्छा, दोनों के दोनों एल्केन और एल्कीन, दोनों के दोनों ना कलरलेस होते हैं। बोथ आर कलरलेस इनिशियली, इनका अपना कोई कलर नहीं होता।
लेकिन जब हम इनमें, अब हमें पता कैसे चलेगा देख करके कौन सा एल्केन है और कौन सा एल्कीन है? तो अब अगर हम, मैं ब्रोमीन डालूंगा ना रेड ब्राउन कलर का दोनों के अंदर, तो एल्केन में जो ब्रोमीन गिरेगा वो गिर के अपना कलर पूरे इसमें फैला देगा। क्यों? क्योंकि एल्केन जो है वो आपका रिएक्ट नहीं कर रहा ब्रोमीन के साथ, क्योंकि उसमें तो डबल बॉन्ड नहीं है ना। तो पूरा एल्केन जो है ना वो ब्राउन कलर का हो जाएगा, मतलब जो उसमें फैल गया। लेकिन जब आप एल्कीन में ब्रोमीन डालोगे तो वो ब्रोमीन का जो ड्रॉप है वो जब गिरेगा एल्कीन पे टच करेगा तो उसका कलर गायब हो जाएगा। मतलब वो फिर कलर दिखेगा नहीं ब्रोमीन तक, मतलब ब्रोमीन डीकलराइज हो गई। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो रिएक्ट कर रही है ना एल्कीन के साथ, एल्केन के साथ रिएक्ट नहीं कर रही, उसमें सिर्फ डिजोल्व हो रही है। तो वो डिजोल्व होकर अपना कलर फैला देती है अंदर, और जिसमें रिएक्ट कर रही है वहां पे वो डीकलराइज हो जाएगी। तो एल्कीन, ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन या टेस्ट फॉर एल्कीन्स भी कहते हैं, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किसी कंपाउंड में है या नहीं उसको टेस्ट करने के लिए भी ये रिएक्शन किया जाता है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। सही है? समझ आ गई बात? आगे बढ़े। जी सर। तो सर जो एल्कीन है उसका कलर वैसे ही रहेगा जैसा पहले था, एल्कीन का फर्क नहीं जी आएगा? कलरलेस ही रहेगा, क्योंकि अब वो एल्केन बना है लेकिन ब्रोमीन का कलर गायब हो गया, ब्रोमीन जो था उसने अपना कलर फैलाया नहीं अंदर। सही सही समझ गया। समझ गए? जी। ओके। इसी तरह एल्कीन का एक और रिएक्शन है हमारे पास, एडिशन रिएक्शन ही है, वो है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। उसमें वाटर होता है? यस, एल्कीन का रिएक्शन वाटर के साथ। जैसे हमारे पास इथीन है ना, अब वाटर को हमें हीट करके स्टीम बनाना पड़ता है इसके लिए, और जब वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो फिर वो अल्कोहल बन जाता है, वाटर एल्कीन जो है वो अल्कोहल बन जाता है। और इसके लिए रिएक्शन कंडीशंस जो हमें रिक्वायर्ड हैं, अब स्टीम जाहिर है वाटर को हीट करना पड़ेगा ना स्टीम बनाने के लिए, तो हम बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं। इसका टेम्परेचर होता है 300 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर जो हम लेते हैं इसमें हाई प्रेशर पे करते हैं, ये वो होता है 60 एटमॉस्फेयर। जैसे एटमॉस्फेयर प्रेशर का यूनिट है, जैसे 1 एटमॉस्फेयर होता है, 2 एटमॉस्फेयर, जैसे पैस्कल्स होता है ना, तो ये कितने पैस्कल्स के बराबर होगा बेसिकली? दिस वुड बी इक्वल टू 6000 किलो पैस्कल्स। 60 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 6000 किलो पैस्कल। इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर हमें लेना होता है, और साथ में कैटलिस्ट भी यूज करना होता है इस रिएक्शन को करवाने के लिए, फॉस्फोरिक आसान एसिड। रिएक्शन नहीं। यस। तो वो जो कैटलिस्ट हम लेते हैं वो फॉस्फोरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट लेते हैं। का फॉर्मूला होता है H3PO4। कंसेंट्रेटेड फॉर्म में लेते हैं इसको। अब जैसे हमारे पास लेट से इथीन है C2H4, इसको हमने स्टीम के साथ रिएक्ट करवाया, तो ये जो कंपाउंड बनाएगा वो होगा C2H5OH। किस तरह से? देखो, ये इथीन का मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो जो वाटर का मॉलिक्यूल है ना, ये ब्रेक डाउन होगा किस तरह से? हाइड्रोजन अलग हो जाएगा एक, और OH अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ये जो इथीन में कार्बन कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई है, एक कार्बन पे हाइड्रोजन लग जाएगा और किसी दूसरे कार्बन पे OH लग जाएगा। तो जिस कार्बन पे, जिस हाइड्रोकार्बन में ये OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है ना, दिस इज OH, ये आगे पूरा चैप्टर है, अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसको हम कहते हैं अल्कोहल, और ये 2 कार्बन वाला अल्कोहल है तो इसका नाम है इथानॉल। ये वही वाला अल्कोहल है जो ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज होता है, दिस इज इथानॉल। इथीन से हमारे पास बना है इथानॉल।
तो इसका फॉर्मूला अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं CH3CH2OH। सही है। ये दोबारा पढ़ेंगे रिएक्शन अल्कोहल के चैप्टर में। आगे बढ़े। जी सर जी। अच्छा, हमारे पास एल्कीन हम बनाते कैसे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। देखो कुछ एल्कीन्स तो नेचुरली अकरिंग है वेजिटेबल ऑयल वगैरह में। एल्कीन जो है ना हम क्रैकिंग से भी बना सकते हैं, क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स। जो हमने एल्केन्स में रिएक्शन था ना क्रैकिंग का, हमने पढ़ा नहीं था पूरा, तो यहाँ पे पढ़ेंगे क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स। अब एल्केन्स हम पढ़ चुके हैं। कुछ पूछ रहे हो? सर आपने ऊपर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स लिखा। सॉरी, एल्कीन्स है वो। तो जैसे अगर हमारे पास कोई एल्केन है उसकी हम क्रैकिंग जो है दो तरह से कर सकते हैं। एक तो होती है हमारे पास सिर्फ थर्मल क्रैकिंग, इसमें हम सिर्फ हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे। और दूसरी क्रैकिंग होती है कैटालिटिक क्रैकिंग। इसमें भी हीटिंग करेंगे लेकिन टेम्परेचर इतना हाई नहीं होगा क्योंकि इसमें हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। और जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं वो बेसिकली आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, Al2O3, या सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, सिलिका। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम एल्यूमिनिया भी कहते हैं और सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम लोग सिलिका भी कहते हैं। अच्छा, थर्मल क्रैकिंग में सिर्फ हीट करना पड़ेगा एट हाई टेम्परेचर, और कैटालिटिक क्रैकिंग में हीट करना है विद कैटलिस्ट, तो वो कम टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता है। अच्छा, दोनों प्रोसेस में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होना जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन अगर हुई ना तो फिर क्रैकिंग नहीं होगी। हाइड्रोकार्बन या एल्केन जो है वो जल जाएगा, कंबशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लेगा। हमें इसको क्रैक करना है, जलाना नहीं है। क्रैक कैसे करना है, मतलब तोड़ना है। और क्रैकिंग की क्यों जाती है, वो इसलिए की जाती है कि जो हमारे पास लार्जर हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जैसे 15 कार्बन वाला कोई एल्केन है, तो उसका कोई काम नहीं है, उसको कोई इंडस्ट्री नहीं लेती है काम करने के लिए, तो हम उसको तोड़ के छोटा हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल बना लेते हैं जो कि ज्यादा यूजफुल होता है, इसलिए क्रैकिंग करते हैं। तो क्रैकिंग की जो डेफिनेशन है, इट इज अ ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मोर यूजफुल हाइड्रो कार्बन मॉलिक्यूल। क्रैकिंग हैंडआउट में भी है। क्रैकिंग इज द नेम गिवन to breaking up large hydrocarbon molecule into smaller hydrocarbon molecule in the absence of oxygen। थर्मल क्रैकिंग हो गई या कैटालिटिक क्रैकिंग हो गई। क्रैकिंग जैसे 15 कार्बन वाला कोई एल्केन है C15H32, ये जब ब्रेक डाउन होगा तो इसमें देखो एल्केन भी बन सकता है, छोटे कार्बन एटम वाला एल्कीन भी बन सकता है। अब इसमें दो एल्कीन बने हुए, इथीन और प्रोपीन, और एक एल्केन बना है ऑक्टेन। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड पे अगर 15 कार्बन है तो टोटल प्रोडक्ट्स के मिला के राइट हैंड साइड पे भी 15 कार्बन एटम्स ही होंगे। जैसे इसमें यहाँ पे 8 हुए, ऑक्टेन के साथ 8 कार्बन एटम्स हैं, प्रोपीन के साथ 3 कार्बन एटम्स हैं, और इथीन के 2 मोल्स बने हैं, मतलब टोटल 4 कार्बन एटम, 2 + 2 4। तो टोटल कितने हो गए, 8 9 10 11 12 13 14 15। और टोटल हाइड्रोजन 32 है लेफ्ट पे, तो राइट पे भी 32 है। अक्सर क्रैकिंग ऑफ एल्केन से आपका क्या कहते हैं हाइड्रोजन गैस भी बन सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एल्केन है C8H18, और उसने लेट से ब्यूटीन बना लिया C4H8, ये 2 मॉलिक्यूल। तो कार्बन कितने हो गए, लेफ्ट हैंड साइड पे 8 कार्बन है, राइट हैंड साइड पे भी 8 कार्बन हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे 18 हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड पे 8 × 16, साथ में H2 गैस बनेगी। तो ये भी होता है क्रैकिंग में। जैसे अगर आपको हेबर प्रोसेस में याद हो, तो हेबर प्रोसेस में दो गैसेस रिएक्ट करती हैं आपस में, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन,
टू प्रोड्यूस्ड अमोनिया। तो उसमें हम कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस कहाँ से आई थी, तो वो मैंने कहा था उसको याद कर लो, आगे समझ आएगा। वो था क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम या क्रैकिंग ऑफ ऑयल। तो वो यही वाला तो पेट्रोलियम है जिसकी क्रैक करके हम हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सही है, समझ आई बात। जी। क्रैकिंग का जो apparatus है वो कुछ इस तरह का लैब में हम यूज कर सकते हैं, जिसमें आपके पास हमने क्या किया है, पैराफिन एक एल्केन है, कॉटन वूल में लिया है, उसको हीट करा है, यहाँ पोर्सलिन चिप्स इसमें सिलिका होता है क्रैकिंग कैटलिस्ट, उसको रखा। एक क्रैक होके जो गैस बनेगी हाइड्रोकार्बन गैस, वो छोटी क्यों गैस बनेगी, जैसे इथीन बनी है। अब हाइड्रोकार्बन गैस है, जब यहाँ पे ओवर द वाटर कलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वाटर में तो इंसॉल्युबल है, तो उसको जब हम जलाएंगे तो वो फ्लेम पकड़ेगा अपना। दिस शोज के हाइड्रोकार्बन गैस जो जल रही है वो हाइड्रोकार्बन ही है, एल्कीन है, तभी तो जल रही है ना। कोई और गैस तो नहीं जलेगी, सिर्फ हाइड्रोकार्बन गैस जलेगी। मतलब कि हाँ, वाकई में कि ये पैराफिन जब क्रैक हुआ है तो उसमें से फ्रैक्शंस बने हैं छोटे छोटे एल्केन और एल्कीन के। सही है। एल्कीन का एक रिएक्शन और होता है पॉलीमराइजेशन, जो कि हम लोग पूरा जो चैप्टर है पॉलीमराइजेशन मैक्रोपॉलीमर्स के नाम से या मैक्रोमोलिक्यूल्स के नाम से उसमें पढ़ेंगे। अभी ऑर्गेनिक के आगे हमारे पास अल्कोहल्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड और पॉलीमर, तीन चैप्टर और। फिर हम लोग ईयरली स्टार्ट कर देंगे। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में थोड़ी सी चीजें हैं, फिर हम लोग पास ईयरली बचेगा, ईयरली करेंगे। सर ईयरली क्या? ईयरली पेपर प्रैक्टिस, पास पेपर्स। अच्छा। ठीक है, अभी आप लोग जा सकते हो। एल्कीन के जरा क्वेश्चंस ट्राई करके आना नेक्स्ट क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज।